आज पीएम मोदी भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का करेंगे उद्घाटन। बता दें, त्रिपुरा को देंगे कई सौगात। कर्नाटक में एसीबी ने 28 जगहों पर 9 अधिकारियों के खिलाफ मारी रेड। आय से अधिक संपत्ति का मामला, नकदी, ज्वेलरी समेत सोने के बर्तन बरामद। वहीं पंजाब में विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर ईडी की छापेमारी। चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित आवास पर की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। और वहीं देश में कोरोना का कहर जारी। देश में 15,338 नए मामले, 70 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत देने के लिए सरकार कब कदम उठाएगी यह तय नहीं है, लेकिन यह तस्वीर जरूर बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुख आम जनता को और मुसीबत में डाल सकता है। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के स्तर को छू रही है और पिछले 7 साल में घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत दोगुनी होकर 819 रुपए तक पहुंच गई है। और इस दौरान दरों में वृद्धि से पेट्रोल डीजल से कर संग्रह 459% से ज्यादा बढ़ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। कुछ हद तक बढ़ रही बात सही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के बाद सभी भाव थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन आज ये भाव बढ़े ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब एक साल में 10-10, 12-12 टाइम पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए थे। लेकिन अभी सरकार डिफिकल्टी में है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसीलिए थोड़े टैक्सेस बढ़े हैं। लेकिन इसमें केंद्र और राज्य सरकार ने भी अपने जो टैक्सेस है ये अगर कुछ हद तक कम किए तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बने सेतु का उद्घाटन करेंगे। जानकारी दे दें, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर के बाद उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वे कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। और इस बीच त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारत सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर पुल मैत्री सेतु बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर इसे पूरा किया गया। और इस बीच 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। और इस बीच सीएम ममता बनर्जी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सिंडिकेट मंत्री बोलने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। तमाम नेताओं की इसकी ओर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। The question of syndicate members was raised by the Prime Minister, and if the Prime Minister takes the debate to that level, he should expect a counter attack. And therefore, Mamata Banerjee said that there are 2 syndicate members, but they are only the Prime Minister and she didn't name them, but there are only 2 syndicate members in the country. देखिए, कि जब आप एक जिम्मेवार पोजीशन पे बैठे हो तो आपसे उम्मीद रखी जाती है सच की, सच बोलो आप, उसकी उम्मीद रखी जाती है। पर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, वो देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री, वो भाजपा के प्रधानमंत्री जी नहीं है। उनसे एक उम्मीद होती है कि वो सच बोले। बार बार हमने सब ने देखा है कि जब भी वो बोलते हैं वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स या टारगेटेड ऑडियंस के लिए वो बातें रखते हैं, और जिसमें सच कम होता है और पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है
वो सही कहा है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग असत्य बोल रहे हैं और कब तक इनका सत्य सच में बदलता रहेगा देखिए, बहुत दिन तक झूठ चलता नहीं है। जो स्टाइल चला है ये हमारा प्रधानमंत्री जी, पता तो चलता ही नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि पार्टी के प्रधानमंत्री है, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ। दूसरी बात है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा गरिमामय सर्वोच्च पद देश का पर बैठ करके इस तरह से इतनी सुपरफ्लुअस बातें, इतनी झूठ फरेब, अपने किए का ही याद नहीं रखना, अपने बोले का ही याद नहीं रखना। जो कभी कहते थे तेल महंगा हुआ महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगा ना, वो आज कह रहा है कि साहब ये है। तो सारे मामले, किसान के मामले हो, नौजवान के मामले हो, नौकरी देने की बात करके नौकरी छीन लेने का मामला हो, देश में काला धन लाने वाला काला धन के रूप में देश का खजाना लुटवा देता हो, तो ये तो फरेब का ये वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच पार्टियां एक दूसरे को खुद से बेहतर बताते हुए लगातार निशाना साध रही है। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं बीजेपी वहां झूठे वादे करती है। ममता दीदी ये हमारी विरोधक है, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर तो सत्य होता है। तो झूठ की नींव पर तो भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है पूरे देश भर में। जिस तरह से उन्होंने 2014 में आने के पहले जो वादे किए थे वो भी झूठ साबित हुए और वो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते के आदी हो गए। मेरे ख्याल से सच बोलने की उनमें क्षमता ही नहीं रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से झूठी बोलती आती है, झूठे वादे देती है। बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दूंगा, कहाँ दिया अब तक। हर एक जगह पे जाते झूठे वादे करते हैं। तो ये उनकी एक इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए नीति रही है कि झूठ बोलो और वोट के लिए काम करो, काम कुछ न करो, सिर्फ वोट बटोरने। चलिए आपको सीधा दिल्ली विधानसभा ले चलते हैं, जहां वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश कर रहे हैं। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कि 100 साल का जब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एक्ट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एक्ट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी
हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थी अंग्रेज दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है, किसी ना किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं, ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में, जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। चलिए इस वक्त खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई तर्क है और ना ही कोई मुद्दा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी मुद्दों की हाहाकारी और तर्कों की कंगाली से जूझ रही है। अब जब पार्टी और उनके कुछ साथी मुद्दों की हाहाकारी और तर्कों की कंगाली से जूझ रहे हों, तो इसी तरह के पंगे लेने की कोशिश करते हैं। और इनका ये सेरेमोनियल जो विरोध है, इसके पीछे न उनके पास तर्क है, न तथ्य है, न मुद्दे हैं। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट को बाधित करना, पार्लियामेंट में चर्चा न करना, उन्हें चर्चे पे विश्वास नहीं है बल्कि खर्चे पे विश्वास है। वहीं कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने 11 जिलों में 28 जगहों पर छापेमारी की है। ब्यूरो ने 9 अधिकारियों के खिलाफ ये छापेमारी की है और इस दौरान कैश, ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और सोने के बर्तन बरामद हुए हैं। वहीं कर्नाटक के मैसूर में इंजीनियरिंग केएम मुनि गोपाल राजू के घर पर छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ये सारा सामान मिला है। जानकारी दे दे, इस टीम में एंटी करप्शन ब्यूरो के 52 अधिकारी और 172 स्टाफ शामिल थे और टीम ने 9 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ संबंधित छापेमारी की है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। बता दें आपको, विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर छापेमारी की गई है। तो वहीं पंजाब के विधायक और पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा के घर पर ईडी ने छापेमारी करवाई है और ये छापेमारी चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित आवास पर की गई है। तो तमाम दर्शक ये बड़ी खबर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि करीबी लोगों ने यहाँ कार्रवाई जारी करवाई है। बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी दे दें आपको कि ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पड़ी है और इस बीच ईडी की टीम सुबह ही खैरा के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी। और वहीं आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने सुखपाल सिंह खैरा ने बाद में विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था और इस बीच आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी पंजाब एकता पार्टी बना ली थी। बाद में उन्होंने पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ समझौता किया था। टीम आई है मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने कोई चिंता नहीं की क्योंकि मैं कोई ऐसी गलत काम नहीं करता, ना कोई गलत मनी लॉन्ड्रिंग करती है। बाकी डिटेल। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जगतार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जगतार जी, पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उस बीच विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर छापेमारी की गई है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पे देखिए, अभी सुखपाल सिंह खैरा बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। तमाम जितने भी उनपे इल्जाम लग रहे, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे वो फेक पासपोर्ट का मसला हो, उन्होंने बोला कि बिल्कुल सरासर गलत है और उनका घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए ओपन है, वो कुछ भी जांच कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ के साथ सेंटर सरकार पे निशाना साधा है कि तमाम देश की जो अलग अलग फील्ड की हस्तियां हैं, पर्सनैलिटी है, चाहे बॉलीवुड के लोग हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो
पंजाब के बॉलीवुड के लोग और चाहे उसमें तो उन्होंने तापसी पन्नू का जिक्र किया, चाहे उन्होंने अनुराग कश्यप का जिक्र किया, चाहे दिलीप दोसांझ का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि तमाम जो भी लोग किसानों के मसले के पर बात कर रहे हैं, जहाँ वो जो वापा कानून की बात करें, जो भी लगातार सेंटर सरकार के इन कानूनों के मसले पर लोगों के बीच जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। कह लीजिए ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, तो उन पे ऐसी तौर पे उनको बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ईडी जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगी वो निश्चित तौर पे देंगे, लेकिन उनको जानबूझकर निशाना इसलिए उन पे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो लगातार लोक मुद्दों की बात कर रहे थे। चाहे 26 जनवरी के मौके पर नवरीत सिंह जो नौजवान फार्मर था उसकी मर्डर हुआ था, चाहे उस पर गोली लगी हो, चाहे उस पर अभी जांच होनी बाकी है, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इसी के चलते ही कह सकते कि टारगेट किया जा रहा है। और साथ के साथ आज विधानसभा में जो श्रोमणी अकाली दल से लग हुए जो एमएलए परमिंदर सिंह ढींडसा और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा, उनकी तरफ से भी जो सुपाल सिंह खैरा के घर ईडी की रेड हुई है, उन्होंने विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उस पर मसला भी उठाया और उन्होंने ये भी बताया सुपाल सिंह खैरा ने कि उसके साथ सरकार ऐसे ही करती रह रही है, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की है, मेरे मोबाइल फोन सील किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा कि 9 साल में उन्होंने खुद 2 करोड़ रुपए की लिमिट उठाई और उनके पास पैसे नहीं थे वापस कर सकूं और मेरे ऊपर कर्जा, मैं अपने रिश्तेदारों जानना चाहेंगे कि इस वक्त विधायक के घर के आसपास क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? निश्चित तौर पे देखिए बात करेंगे तो क्योंकि जब भी कोई सेंटर की एजेंसी किसी के घर पे भी किसी पे रेड करते तो निश्चित तौर पे जो लोकल पुलिस होती है काफी गिनती में होती है। अगर चंडीगढ़ के सेक्टर 5 की बात करें तो तमाम जो ईडी की 15 से ज्यादा लोग हैं और साथ के साथ चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी भी घर के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रही एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। कोलकाता की स्ट्रैंड रोड पर एक इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया और हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत जताई जा रही है और इसमें 4 दमकल के कर्मचारी हैं और इस इमारत में ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय भी शामिल है। और बता दें आपको, इस हादसे में मरने वाले 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग में झुलसे लोगों के परिवारजनों के लिए राज्य सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं जानकारी दे दें, कोलकाता हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया है और इस बीच कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि कोलकाता की एक इमारत में जो आग लगी है उसके लिए शब्द नहीं है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोलकाता की इमारत में लगी आग में मरने वालों की खबर सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हैं और मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। और इस बीच पीएम मोदी ने आगे लिखा कि इस हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि हादसे के प्रति शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा है कि कोलकाता में आग लगने की दुर्घटना के कारण लोगों की जान जाने से मन व्यथित है और इस दुख की घड़ी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदना है।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली में किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से अन्य लोग भी किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। कोई केंद्र के कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दिल्ली भाग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान राशन और पानी के ट्रक दिल्ली भेज रहे हैं और इसके तहत संघ के सहयोग से बटाला के अर्बन स्टेट गुरुद्वारे से पीने के पानी का एक छोटा ट्रक दिल्ली भेजा गया। जानकारी दे दें, गुरुद्वारा अर्बन एस्टेट के मैनेजर मनबीर सिंह और रुपिंदर सिंह शामपुरा और अन्य लोगों ने कहा कि दिल्ली में किसानों को पीने का पानी भेजा जा रहा है क्योंकि उनके पास पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 100 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है और इस बीच विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार काले कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। वहीं यूपी के आगरा के थाना बहा इलाके की कस्बा जुरार में रविवार रात मां बेटी का बेरहमी से कत्ल करने वाले आरोपी गोविंदा को पुलिस ने धर दबोचा है। जानकारी दे दें कि बटेश्वर रोड पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोविंदा को गिरफ्तार कर लिया और डबल मर्डर के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ उस वक्त हुई जब वो बाइक से कहीं जा रहा था। जानकारी दे दें, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और वहीं पुलिस की गोली गोविंदा के पैर में लग गई और इस बीच गोलीबारी में घायल हुए गोविंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने गोविंदा से तमंचा बरामद किया है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के आसन गांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी दे दें, आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के फतेहाबाद में पुराना बस स्टैंड के सामने पंचायत समिति फतेहाबाद की 18 दुकानें हैं। कहने को तो इन दुकानों को 2 साल पहले खत्म घोषित कर दिया था और लेकिन दुकानदारों से अब भी किराया वसूला जा रहा है। और वहीं जानकारी दे दें, पंचायत समिति के अधिकारी दुकानों का किराया वसूल रहे हैं और दुकानों की जगह नई दुकान बनाने के लिए विभाग को एस्टीमेट तक नहीं भेजा गया। और वहीं इस मामले में सुशील बिश्नोई ने आरोप लगाया कि फतेहाबाद के हर डिपार्टमेंट में यही बुरा हाल है और भ्रष्टाचार आए दिन देखने को मिल रहा है। वहीं आरटीआई लगाने वाले वकील के द्वारा सीएम विंडो में भी इसकी शिकायत की लेकिन मामले की सुनवाई नहीं की गई। वहीं मामले में सुशील बिश्नोई ने बताया कि दुकानों पर दुकानदार का कब्जा है और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऑफिस है, उसमें 18 दुकानें हैं। मैंने पूछा था कि इन दुकानों का कब पे रेंट दी गई थी, तो उन्होंने बताया कि 45 साल पहले ये दुकानें बनी थी और 18 दुकानें बनी थी। 2017 में इनको रेंट पे दी थी 2019 तक के लिए और इन दुकानदारों को 18 को दी थी, ये मेरे को जानकारी दी। और उसके बाद पंचायत विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेटर लिख के उन दुकानों के बारे में सर्वेक्षण के लिए कहा कि इनका सर्वेक्षण किए कि दुकान आगे पट्टे पे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने लेटर के मुताबिक इनको सूचित किया पंचायत विभाग को कि ये दुकानें बिल्कुल कंडेम है, आगे किराए पे नहीं दी जा सकती। पंचायत समिति की कुछ दुकानें हैं जिसमें जो कंडेम हो चुकी हैं और फिर भी उनसे किराया लिया जा रहा है और वो आगे नहीं पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू की गई। तो मैंने डीडीपीओ को कहा है कि इसके पूरे तथ्यों की जांच कर इसकी रिपोर्ट करें और जो भी इसमें डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें इनिशिएट करें। तो वहीं इस वक्त की ये खबर आप हरियाणा के फतेहाबाद से देख रहे हैं, जहां अधिकारी दुकानों का किराया वसूल रहे हैं। एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि यदि ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से उसका पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदारों ने की है। और इसके साथ ही एससी ने पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पूर्व मंत्री समलिखी राम कावरे की हत्या में शामिल 14 लाख इनामी हार्डकोवर नक्सली मोतीराम सनकू को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस के मुताबिक पुलिस को 23 साल से नक्सली दलम में सक्रिय महाराष्ट्र के नक्सली की तलाश थी और इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने 14 लाख की इनामी रखी गई थी और नक्सली करीब 84 वारदातों में शामिल था
और इस दौरान आईजी ने बताया कि जिले के लांची अंतर्गत आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस बीच पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली मोतीराम धुर्वे टांडा दलम का सदस्य रह चुका है। जानकारी ये भी दे दें कि प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे की हत्या मामले में शामिल था और बालाघाट मंडला रेंज के आईजी राव ने बताया कि पुलिस बल और होक फोर्स की सर्चिंग टीम को देवरी बेली और पुलिस चौकी अंतर्गत मलकुआ की जंगल में हथियारबंद नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और जिनकी घेराबंदी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज के बारे में तो मैं इसमें तो प्रेस नोट में दिया है। आज मॉर्निंग हमारा जानकारी और हमारी सिस्टम का आप जानते हैं, हम नहीं पता हमारा तो हमारे फोर्स ने घेराबंदी किया था, सूचना नहीं की थी। तो आमने सामने हम हमेशा स्टैंडर्ड लगा रहे कि हम पहले बताते थे आप आत्मसमर्पण ये सब हम बताते स्टैंडर्ड है, और अगर नहीं करते तो इस बात तो बोली पहले उनकी तरफ से चली। आज सबसे पहले मॉर्निंग में पहले उन्होंने हमको देखा है, फिर उन्होंने गोलियाँ चलाई। तो 7 से लेकर 8 बजे के बीच में लगातार पुलिस और मुस्लिम के बीच में मुठभेड़ हुई। उसमें एक जो है नक्सली शानदार मोतीराम उसका रास्ता है महाराष्ट्र का, ये इसमें हमको रंगे हाथ हमको पकड़ने का। वहीं हरियाणा विधानसभा में सर्वोत्तम विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुना गया है। जानकारी देने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी ने सर्वसम्मत ये निर्णय लिया है। बता दें, डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक हैं और हरियाणा विधानसभा में इस साल सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करने का निर्णय स्पीकर ने लिया था, जिसके तहत सभी विधायकों की इस सदन में उपलब्धियां, उनका आचरण और अपनी बात को सदन में रखने का तरीका कई बिंदुओं पर परखा जाता है और ऐसे में अपने क्षेत्र में विधायक की तरफ से की गई उपलब्धियों को भी महत्व दिया जाता है। वहीं विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को सर्वोत्तम विधायक का अवार्ड मिलने की सूचना जैसे ही मीडिया के माध्यम से आम जनता को पता लगी, वैसे ही नांगल चौधरी में उनके समर्थक अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा हो गए और इस दौरान लोगों ने विधायक की उपलब्धियों को सराहनीय बताते हुए उनके समर्थन में नारेबाजी की। और इतना ही नहीं, नगर में 3 जगहों पर लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज हमारी खुशी है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने नांगल चौधरी के विधानसभा में पहला नंबर पे विधानसभा में पहला नाम आया है कि डॉक्टर अभय सिंह की। हम नांगल चौधरी में जब भी आएंगे, जब डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत स्वागतम करेंगे। ये जो आज डॉक्टर अभय सिंह जी को बेस्ट विधायक का अवार्ड जो मिला है, ये हरियाणा के इतिहास में जिला महेंद्रगढ़ का ये पहला बेस्ट विधायक का अवार्ड जो मिला है, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे नांगल चौधरी के लिए बहुत ही गर्व करने की विषय है और हम आशा करते हैं डॉक्टर साहब। खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का उज्जैन में समापन हुआ है। जानकारी दे दें, सम्मेलन में देश विदेश से 400 से ज्यादा ज्योतिषाचार्य शामिल हुए हैं और इस समूह का आयोजन अंबिका होटल में किया गया है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपनी रिसर्च का आदान प्रदान करना था, लेकिन उससे भी बड़ा विषय बन गया जब 5 राज्यों के चुनाव और उसके परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और फलित ज्योतिष, पंचांग ज्योतिष और ज्योतिष सिद्धांत का ज्ञान रखने वाले ज्योतिषाचार्य ने मंत्रणा की और सभी ने एक स्वर में बंगाल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली को सबसे भारी बताया और सभी ने बंगाल में बीजेपी की जीत की बात कही है और बाकी के 4 राज्यों में कुछ राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वैसे तो सर्वविदित है कि परिवर्तन की राह पे चल चुका है भारत और दिनों दिन अग्रसर वृद्धि कर रहा है। एक राष्ट्रवाद का जो नशा चढ़ा है आम पब्लिक पर, वो हर जगह दिख रहा है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। ज्योतिष समीकरणों के हिसाब से भी काफी परिवर्तन मिलेंगे। सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है वहाँ। ये क्या बोल रहे हैं ज्योतिषाचार्य के ग्रह ज्योतिषाचार्य के हिसाब से अगर आप पूछते हैं तो उसके हिसाब से तो हमारा मंतव्य खाली स्पष्ट यही है कि इस समय पे सारे ग्रह एक युग पुरुष के रूप में जो नए नरेंद्र मोदी निकल के आए हैं और देश को परिवर्तन की राह पे ले जा रहे हैं, तो सारे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।